बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही है और इस्लामाबाद से ऐसी खबरें आ रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के बीच में पसे पर्दा कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं जो दोनों के लिए थोड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है, अभी हम स्पेकुलेशंस कर सकते हैं या अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है। आमिर मतीन साहब ने ऐसी बात की है, ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफ़े के हवाले से खबर मार्केट के अंदर आई। गो के ख्वाजा साहब ने उसकी तरदीद की, उसके एक हिस्से की तरदीद की। पूरी खबर के बारे में ख्वाजा साहब ने कोई ख़ास बात की नहीं, लेकिन वहाँ एक ADCR गिरफ़्तार हुआ है जो RO था, यानी जिसने इलेक्शन करवाया था सियालकोट में, और उसकी गिरफ़्तारी के बाद बड़ी परेशानी है दो वज़रा को ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक़ सियालकोट से है। तो मुश्किलात तो उनके लिए बड़ी हैं। दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट ये शो करना चाहती है या ऐसा कुछ जाहिर कर रही है जैसे उन्हें करप्शन पे बड़ी तशवीश है और वो करप्शन को रोकना चाहते हैं, और इसी तरह कुछ लोगों को स्क्रू किया जा रहा है, टाइट किया जा रहा है। जिन लोगों को टाइट किया जा रहा है उनमें कुछ का ताल्लुक हुकूमती जमातों से या हुकूमत के साथ उनके ताल्लुकात हैं। दूसरी जानिब जो हुकूमत के लोग हैं वो कुछ ऐसे जुमले और बातें कर रहे हैं जिससे एस्टेब्लिशमेंट टारगेट हो रही है। मिसाल के तौर पे थोड़े दिन पहले तक हमारे कुछ वफाकी वज़रा हैं, वो अब्राहम अकॉर्ड की बात करते थे और बार बार इसकी बात करते थे। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब ये है कि इसराइल को तस्लीम करने का मामला। तो वो ये कहते थे इसके ऊपर में गौर करना चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, ये लोग कहते थे। लेकिन अब बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आ रहा है जिसमें एक ख़ास तौर पर स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह साहब का है कि ये सोचा भी नहीं जा सकता कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। यानी राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। थोड़े दिन पहले ये अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहे थे, तो वो बातें तो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि बाजवा साहब के दौर से एस्टेब्लिशमेंट की टॉप लीडरशिप ये फैसला कर रही थी कि इसराइल के बारे में पाकिस्तान में डिस्कशन की जाए और कोई रास्ता निकाला जाए कि चीज़ें डिफरेंट तरीके से हो जाए। और वो ये कहते थे मीडिया वालों को, जाएँ जाके आप इसको मीडिया में डिस्कस करें। लेकिन मीडिया ने कोई इसको ख़ास घास डाली नहीं, अपने तौर पे उन्होंने कुछ लोगों को ये कहा था। अच्छा, अब इसमें जो है वो मामला ये है कि शायद कोई रुकावट पैदा हो गई है या कोई कानूनी रुकावट है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि मौजूदा जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, इनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल है, और अगर इन्होंने 5 साल वाला फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए हुकूमत को कुछ कानूनी इक़दाम करने होंगे, फिर ये 5 साल वाली ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकेंगे। अब हुकूमत वो इकदाम करती है या नहीं करती, शायद वहां पे जाके मामला अड़ गया है। नॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की लड़ाई जो है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे होती है। ज़्यादातर जो लड़ाई होती है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे होती है। जैसी एक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने लगती है तो वो साल लड़ाइयों का साल होता है। उस साल जो है वो कोशिश की जाती है कि हुकूमत को दबा लिया जाए, ब्लैकमेल किया जाए, ताकि हुकूमत से अपना काम करवाया जा सके। बाजवा साहब भी यही करते करते रुखसत हो गए। एक दफ़ा तो कामयाब हो गए, दूसरी मरतबा वो रुखसत हो गए और आसिम मुनीर साहब आ गए। अब आसिम मुनीर साहब के भी 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, तो क्या नवाज शरीफ, क्योंकि सवाल आता है नवाज शरीफ पे, क्या नवाज शरीफ ये चाहेंगे कि आसिम मुनीर साहब को एक मरतबा फिर आर्मी चीफ के लिए कंटिन्यू करवाया जाए? अब वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं या उनके करीबी साथी ये समझते हैं कि मियाँ साहब के साथ ज़्यादती हुई है, और वो ये कहते हैं हमें तो बुलाया गया था कबूतर उड़ाने के लिए, फिर हमारे तोते उड़ा दिए गए। मियाँ साहब को तो बनना था वज़ीर आज़म, उन्होंने तो अखबारों में इश्तिहार छपवा दिए थे कि मैं वज़ीर आज़म हूँ पाकिस्तान का, लेकिन फिर उन्हें मिला क्या? भाई बन गया वज़ीर आज़म जो उनकी बात नहीं सुनता और मफामत पे चलता है। जबकि बेटी को बना दिया गया वज़ीर आला, जिसने मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत को तबाह करके रख दिया। अब इस वक्त मियाँ साहब अवाम का सामना नहीं कर सकते। जिस आदमी का सारी ज़िंदगी तोती बोलता हो, यानी जिस आदमी की बड़ी ठीक ठाक शोहरत हो पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर, या मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिलते हैं, वो कहते हैं जी हम नवाज शरीफ की एक झलक के लिए तरसा करते थे। एक दौर था, नवाज शरीफ ने एक दौर में जब कहा कर्ज उतारो मुल्क संवारो, तो हमने अपने पूरे महीने की तनख्वाहें दे दी थी और नवाज शरीफ को बहुत इस्तकबाल मिलता था बरतानिया में, यूरोप में। लेकिन अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी मियाँ साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करते, हत्ता कि मियाँ साहब उनका सामना भी नहीं कर पाते। तो उनकी सियासत हो गई बर्बाद, और उसके बदले में मिला क्या? बेटी को वज़ीर आला बना दिया और भाई को वज़ीर आज़म बना दिया, और दोनों ही बेइख्तियार हैं। एक SP का भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग दोनों नहीं कर सकते, ये उनके हालात हैं।
तो अब क्या नवाज शरीफ साहब ये चाहेंगे कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट कंटिन्यू करे या आर्मी चीफ को एक्सटेंशन 2 साल वाली मिले? ये भी मामला हो सकता है। और कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र कुछ वज़रा हैं, उनको जो हुकूमती वज़रा हैं उनके बीच में एक तनाव पैदा हो गया है। और अब जो एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र वज़रा हैं वो खटकना शुरू हो गए हैं हुकूमती वज़रा को, क्योंकि हुकूमती वज़रा को 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद वो काफ़ी तवाना महसूस कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि अब उन्हें ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये एक चीज़ हो रही है। अगर किसी को अभी भी ये गलतफहमी है ना कि एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम है करप्शन से, तो ये गलतफहमी दूर करने के लिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए, इस वक्त 2 बहुत बड़े स्कैंडल पाकिस्तान में है। एक चीनी माफिया का स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। अगर एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा भी करप्शन से प्रॉब्लम होता तो वो इस स्कैंडल की तरफ तवज्जो करते, जहां अरबों रुपया आवाम की जेब से अभी इस वक्त निकाला जा रहा है और लगातार निकाला जा रहा है। तो इस पे उनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये उनका काम भी नहीं है। उनका क्या लेना देना नैब के साथ, एंटी करप्शन के साथ, FIA के साथ, एहतसाब के साथ। ये तो ज़बरदस्ती पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए साया इन चीज़ों पे कंट्रोल किया हुआ है। इन इदारों को आज़ाद होना चाहिए और ये आज़ादी के साथ एहतसाब करें तो वो बेहतर है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि अगर कोई ड्रामा आपके सामने करे कि मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करप्शन के बहुत खिलाफ है, तो आपने सिंपल उनके सामने ये चीनी वाला स्कैंडल रख देना कि ना चीनी वाला स्कैंडल है, इस पर बता दें आप कि एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया। दूसरा, गंदम का एक बड़ा खौफनाक स्कैंडल है अरबों रुपए का, ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उस पर क्या किया। फिर ये एक रिपोर्ट है जो हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं सनाउल्लाह साहब, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि ये आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने और यूसुफ रज़ा गिलानी ने तो पहले ही तोशाखाना का माल धड़ल्ले से लूट लिया था, लेकिन अनवारुल हक काकड़ ने निगरान वज़ीर आज़म के आखिरी दिनों में हद ही कर दी। काबीना डिवीज़न से 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उन्होंने उठा ली, खुद ही मंजूरी दी और ढिठाई से अब कहते हैं कि हाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अनवारुल हक काकड़ के ऊपर ये इस मामले को उठा लें। मरीम नवाज का 10 खरब वाला मामला भी है। 10 खरब की हेर फेर रिपोर्ट हुई है और बाकायदा सरकारी सतह पर रिपोर्ट हुई है, वो मामला उठा लें। तो कुल मिला के बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को करप्शन से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो ये सोसाइटियां कब्जे वब्जे करती हैं इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं साबित कर देता हूं। अगर एस्टेब्लिशमेंट को कब्जे से प्रॉब्लम होता तो क्या DHA लोगों की ज़मीनों पर कब्जे कर रहा होता? गुजरावाला से बेशुमार मनाजिर मेरे पास मौजूद हैं। शाहिद असलम साहब की पूरी एक रिपोर्ट मौजूद है और उसमें पूरा बताया गया है, और उसके अलावा मैंने खुद इसको 2-3 दफ़ा रिपोर्ट किया है। वहाँ गुजरावाला के जो राहवाली के लोग हैं वो हमें बताते हैं कि उनके देहातों को किस तरीके से ज़रूरी ज़मीनों को DHA के लोग छीन रहे हैं, क्योंकि वो मेन बुली वार्ड में आ रहा है, बीच का एक एरिया है और ये सदियों पुराने देहात हैं, बहुत पुराने तारीखी नौइयत के। अब उनसे वो देहात, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, उनके डेरे मसमार किए जा रहे हैं, वहाँ पुलिस की भारी नफरी ले जाई जाती है। वो जो लोग पुलिस को जाकर दरख्वास्त देते हैं कि हमारी ज़मीनों पर DHA कब्जे कर रहा है, उनको रोकें, उन्हीं के खिलाफ DHA पर्चे करवा देता है बाद में। वो बेचारे लोग गिरफ्तार होते हैं, वीडियो बना बना के बताते हैं कि यार हमारी ज़मीनें छीन रहे हैं, हमारा रोज़गार छीन रहे हैं, सदियों से हमारे आबाओ अजदाद यहाँ पे ज़राई ज़मीनों के ऊपर यहाँ पे ज़राअत करते आए हैं, फसलें उगाते आए हैं, हम किसान हैं, हमसे हमारा सब कुछ छीना जा रहा है और ओने बोने लिया जा रहा है। यानी वो ये कहते हैं कि 1 करोड़ वाली जगह 20 लाख में लेते हैं हमसे और यहाँ पे कमर्शियल एरियाज़ बनाएंगे, खुद बनाएंगे यहाँ से अरबों रुपये और हमें कुछ भी नहीं देते। ये भी वो किसान बात करते हैं। तो अगर कब्ज़ा ग्रुप से नफ़रत होती एस्टेब्लिशमेंट को तो DHA कब्ज़े ना करता, नंबर 1। नंबर 2, अगर करप्शन से नफ़रत होती है एस्टेब्लिशमेंट को तो उनकी नाक के नीचे, क्योंकि अभी हुकूमत वही कर रहे हैं ना, ये चीनी स्कैंडल, ये गंदम स्कैंडल, ये 10 खरब का स्कैंडल, ये सारे स्कैंडल अभी ना आए हुए होते, बल्कि ये स्कैंडल पकड़े जा चुके होते, अभी तक बंदे अंदर होते। तो ये सिर्फ आपको दिखावा करने के लिए चीज़ें हैं, इनका हकीकत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अब मिसाल के तौर पे आप ये देखें ना कि आसिम मुनीर साहब के आप ताल्लुकात देख लें उन लोगों के साथ जिन पे करप्शन के केसेस रहे हैं। जरदारी साहब और शरीफ ख़ानदान को कैसे NRO मिला है, और आसिम मुनीर साहब जो उम्रा कर रहे थे वो दाएं बाएं आप देखें ना कौन लोग खड़े थे। ये वही लोग खड़े हैं जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं और जो साबित नहीं कर पाए और इनको NRO लेना पड़ा। इनमें एक शख्स तो वो है जो सऊदी अरब की सरजमीन के ऊपर एक जज को लेकर बैठा हुआ था हरम के अंदर और उसके साथ वादे वईद कर रहा था।
और वो जज ने बाद में बताया कि उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि वो फैसला इस खानदान की मर्जी के मुताबिक दे। इस खानदान को इसीलिए सिसिलियन माफिया अदालत ने कहा था, गॉडफादर अदालत ने कहा था। बहरहाल ये कोई दिलचस्पी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं है इस बारे में कि वो करप्शन को पकड़े। मामला सिर्फ एक ही है कि दबाव बढ़ाना है दोनों तरफ से लोगों ने, ताकि नौकरी वाला मामला जो है वो चलता रहे। अब एक खबर जो है ना जाहिद गशकोरी साहब ने दी है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। इसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान स्कैंडल है उससे लेकर है। ये कहते हैं जी कि 40 अरब रुपए के कोहिस्तान स्कैंडल में एक बड़ी पेशरफ्त हो गई है। इसमें 56 कंपनियां और अफराद मुलव्वस हैं जिनके 100 अकाउंट में 36 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन सामने आई है। एक ट्रक ड्राइवर के अकाउंट में 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। ड्राइवरों के, चपड़ासियों के अकाउंटों में हमने पहले भी सुना है कि पैसा आता रहा है। मकसूद चपड़ासी आपको याद होगा दुबई में मर गया, उसके अकाउंट में अरबों रुपया था और शरीफ खानदान का चपड़ासी था वो। इसी तरह अब एक ट्रक ड्राइवर के बारे में पता चल रहा है कि 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। इस्लामाबाद और दीगर 7 बड़े शहरों में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ की कीमत 66 अरब रुपए है। और इसके अलावा वो कह रहे हैं जी कि ठेकेदार भी शामिल हैं, बैंक अफसरान भी शामिल हैं, हुकूमती अफसरान भी शामिल हैं, साबिक वजीर और एक साबिक रुकन पार्लियामेंट भी इसके अंदर शामिल है। नैब ने इस सिलसिले में 7 अफसरान को गिरफ्तार भी कर लिया है। लग्जरी गाड़ियां भी बरामद कर ली हैं जिनकी तादाद 88 है। तहकीकात हो रही है और यह दावा किया गया जाहिद गशकोरी की जानिब से कि इस तहकीकात में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और साबिक वज़ीर आला की तरफ भी ये तहकीकात बढ़ रही हैं, यानी महमूद खान और अली अमीन गंडापुर की तरफ ये तहकीकात बढ़ रही हैं। ये दावा किया जाहिद गशकोरी साहब ने अपनी खबर में। अब नाज़रीन एक और चीज़ जिसको पाकिस्तान का मीडिया डिस्कस नहीं कर रहा और वो खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। ये खबर है सियालकोट में गिरफ्तार होने वाले ADCR के बारे में, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल। उनकी गिरफ्तारी के बाद कुछ इंकशाफात सामने आए। पुलिस ने एक मरतबा फिर उनका रिमांड ले लिया। अगर तो ख्वाजा आसिफ साहब कोई दबाव डाल रहे थे तो वो दबाव काम नहीं आया। पुलिस तफ्तीश में कुछ इंकशाफात हुए हैं, उसमें डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने ये करोड़ों रुपए की जायदाद का एतराफ़ कर लिया। ये वो बंदा है जो RO था, यानी ये आदमी रिटर्निंग ऑफिसर था सियालकोट के इलेक्शन का, और जैसा वो इलेक्शन हुआ वो आपके सामने है। रेहाना डार साहबा का इलेक्शन देख लें, बाकी इलेक्शन देख लें, सारे आपके सामने कि सियालकोट में हुआ क्या है। अब जनाब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट का लैंड क्रूज़र समेत मुतअद्दिद प्लॉट्स होने का एतराफ़, के प्लाट भी है मेरे पास, लैंड क्रूज़र भी है मेरे पास, सरकारी मुलाजिम के पास कहाँ से आ गई। यानी मुझे हैरत होती है कि हमारे एक जिस आदमी की महीने की इनकम 1 करोड़ रुपया भी हो वो ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारता जैसी ज़िंदगी ये ब्यूरोक्रेट गुजारते हैं जिनकी चंद लाख रुपए तनख्वाह होती है, 2 लाख 1.5 लाख, मैक्सिमम 2.5 लाख हो जाएगी तनख्वाह, बहुत सारा कुछ मिला भी दें तो। लेकिन ये ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं, इतने पैसों में तो आप कभी लैंड क्रूज़र ख़रीद नहीं सकते, तो इतने सारे प्लॉट भी ले लेते हैं, लैंड क्रूज़र भी ले लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी हो जाती हैं। इसके कमर्शियल प्लॉट भी निकल आए, दो फाइलें इसकी निकल आई कमर्शियल प्लॉट की। और वो कह रहे हैं जी अभी इससे 4 करोड़ 91 लाख 50,000 रुपये की मज़ीद बरामदगी हमने करनी है, तो इसका रिमांड उन्होंने ले लिया मोहम्मद इकबाल का। इस आदमी को जोड़ा जाता है मुख्तलिफ़ खबरों के मुताबिक ख्वाजा आसिफ साहब के साथ कि ये वहाँ जाके मामला जुड़ता है और ख्वाजा आसिफ साहब को इस मामले पे बहुत तकलीफ़ है या उन्हें बुरा लगता है। अब नाज़रीन मैं DHA की बात कर रहा था, तो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि मुल्तान में जब DHA की प्लॉटिंग हो रही थी तो बहुत सारे आमों के पेड़ या बागात काट दिए गए थे। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। जिन लोगों को ये ठेका मिला था जो काट रहे थे, उन्होंने मेरे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि मैं दरख्त लगाने का काम करता हूँ। मैं हर साल पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में दोस्तों के साथ मिलकर हम बहुत सारे दरख्त लगाते हैं, डोनेट भी करते हैं। और मुझे इस बात का आइडिया है कि जितने पाकिस्तान में आप दरख्त लगाएंगे उतने कम है। आपको हर हाल में पाकिस्तान को हरा भरा करना है, वरना एक बहुत बड़ी मुसीबत आपके सर पे खड़ी है और आप तबाही के दहाने पे हैं, जो क्लाइमेट चेंज का मसला है। तो इसमें उसको रोकने का एक तरीका ये भी है कि आप मैक्सिमम प्लांटेशन करें, एक तरीका ये है। बाकी और भी बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं जिन पे पाकिस्तान को काम करना होगा। लेकिन आप एक चीज़ पे गौर करें ना कि DHA को कभी किसी ने कोई एहतसाब किया नहीं। कराची से लेकर खैबर तक जितने भी DHA हैं ये इस्तिस्ना है, इनको कोई नहीं पूछता। बाकी सोसाइटीज़ को पूछते हैं। अभी कोई 100 के करीब सोसाइटीज़ की लिस्टें आ गई हैं कि ये काम ठीक से नहीं कर रहे या ये गैर कानूनी तौर पे सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, लेकिन DHA इसको कोई नहीं पूछता, क्योंकि
इनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की अहलिया को चीफ कलेक्टर कस्टम्स बना दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट खबर है और मज़ेदार खबर यह है कि इनको नवाजा जाता है, बार बार नवाजा जाता है। और नवाजे जाने की वजह हम सब समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने काम ही बहुत किया है, मदद ही बहुत की है, और उनकी मदद के नतीजे में जो है वो उन्हें खुश भी रखा जाता है। और उनके हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज थी, लेकिन इसके बावजूद कभी भी कोई इंक्वायरी या कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं आई और वो बड़ी मशहूर हुई कंट्रोवर्सी, लेकिन मौजें लगी हुई हैं क्योंकि इन्होंने बड़ी सहूलतकारी की है इलेक्शंस को लेकर, धांधली को लेकर, और जो एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा इन्होंने ये कर दिया। राणा सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब को एक मशवरा दिया। इस मशवरे को भी आप एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो हल्की फुल्की इस वक्त चल रही है, नूरा कुश्ती, मैं नूरा कुश्ती इसलिए कह रहा हूँ, ये ख़त्म हो जाएगी थोड़े अरसे में। एक दूसरे को ये आंखें दिखा रहे हैं अपने अपने काम निकाल के, ये फिर शेर व शक्कर हो जाएंगे, आपस में गले मिल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इनके मफादात इकट्ठे हैं, मफादात इनको फिर इकट्ठा कर देंगे। और इनका सबसे बड़ा मफाद ये है कि इमरान खान से बचो, जैसे भी हो सकता है। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने इसी ज़ुमरे में इमरान खान साहब को एक मशवरा दिया है। राणा सनाउल्लाह साहब का कहना है कि इमरान खान ने सियासी रास्ता निकालना है तो उन्हें सियासी जमातों से बात करना होगी, उन्हें हौसला करना होगा वो नवाज शरीफ के साथ बैठे, उन्हें हौसला करना होगा कि वो आसिफ अली जरदारी के साथ भी बैठे। इमरान खान को ये कहना चाहिए कि शहबाज शरीफ ने डायलॉग की ऑफ़र की, आप उनका शुक्रिया अदा करें, उनके साथ बैठें और उनसे जो बात होती है वो आकर मुझे बताएं। देखें, यही राणा सनाउल्लाह साहब और उनकी जमात ये कह चुकी है कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। जब मुज़ाकरात हो रहे थे 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे गोली चली, उनके लोग शहीद हो गए, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात किए, लेकिन इन्होंने कहा जी हमारे भी इख्तियार में ही कुछ नहीं है, हम तो इमरान खान से उनकी पार्टी के लोगों की मुलाकात भी नहीं करवा सकते। जब आप अडयाला जेल जो आपकी पंजाब हुकूमत के अंडर में आती है, जब वहाँ पे आप एक कैदी की उसकी पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात करवाने की सलाहियत नहीं रखते, तो आप फिर कैसे नवाज शरीफ से और जरदारी से बात कर सकते हैं? पहले तो नवाज शरीफ साहब खड़े होकर ये कहें, बरमला कहें कि इख्तियार मेरे पास है, वो ये कहें कि मेरे पास ये इख्तियार है, मैं जो बात करूँगा उसे पूरा करने की सलाहियत रखता हूँ। अब मियाँ साहब को लास्टिक की शलवार पहनाई हुई है बकौल मुतीउल्लाह जान के कि वो जब दिल करता है शलवार खींच सकते हैं। मियाँ साहब को इस बात का डर है कि उनका नंगापन सामने आ जाएगा सबके। वजह यह है कि यास्मीन राशिद साहबा इलेक्शन जीती हैं बड़ी लंबी लीड से, और वो मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जिस दिन मियाँ साहब की लास्टिक की शलवार खींची एस्टेब्लिशमेंट ने, ये सीट हाथ से चली जाएगी और मियाँ साहब की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लिहाजा मियाँ साहब पहले ये बताएं कि उनके पास इख्तियार है, और उसके लिए सबसे आसान तरीका ये कि मियाँ साहब कौमी असम्बली की सीट छोड़ दें। वैसे भी वो असम्बली में जाते तो है नहीं, सारे सेशन ही उन्होंने मिस किए, तो मियाँ साहब असम्बली की नशिस्त को छोड़ दें, उससे जान छुड़ाएं और वो कहें कि मैं डायलॉग करना चाहता हूँ, आओ बैठो हम बात कर लेते हैं। तो फिर तो, और ये कहें कि जो मैं बात कहूँगा उसके ऊपर मैं पहरा दूंगा, जो मैं बात करूँगा उसके ऊपर पहरा दूंगा और उसको पूरा करवाऊंगा, तो फिर तो बातचीत हो सकती है। अदरवाइज फिर जिनके पास इख्तियारात हैं, इमरान खान साहब तो कहते हैं फिर मैं उन्हीं से बात करूँगा, इनसे मैं क्या बात करूँ। नाज़रीन, 3 दिन से कोयटा जैसे शहर के अंदर और पूरे बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर इंटरनेट बंद है, यानी जितना मोबाइल इंटरनेट है वो सारा बंद किया हुआ है बलूचिस्तान में, और ये 3 दिन हो गए हैं BBC की खबर के मुताबिक। अब सरकार ये कहती है कि वहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल हैं। एक तरफ कहते हैं कि एक SHO की मार है दहशतगर्द, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में बुनियादी सहूलत है। आजकल के दौर में हम किस जदीद दौर में जी रहे हैं जहाँ आप ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई इंटरनेट बंद करेगा। तो मोबाइल इंटरनेट मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है गुज़िश्ता 3 दिन से। ये जनाब सहूलत दी जा रही है शहरियों को, और फिर ये दावे करते हैं कि हम तरक्की लेकर आ रहे हैं, हम खुशहाली लेकर आ रहे हैं। तो इससे खाक तरक्की होगी और खुशहाली होगी। आप लोगों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पा रहे, और एक बुनियादी सी चीज़ है, लोग पैसा देते हैं लेकिन इसके बावजूद मोबाइल इंटरनेट उनका बंद कर दिया गया है। देखिए, नौजवानों की आवाज़ बंद करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं एस्टेब्लिशमेंट को साफ साफ कह रहा हूँ, आपको नौजवानों के साथ बैठना पड़ेगा, उनकी आवाज़ कुचलने की बजाय उनकी बात आपको सुननी पड़ेगी। और अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप जितने मर्जी वादे कर लें, दावे कर लें, ये वादे और दावे ही रह जाएंगे। इन पे ना कोई भरोसा करेगा और ना इनसे कोई फ़र्क पड़ेगा। नादरीन, जो मार्च अरबाइन का जाना था ईरान में, और ये MWM ने इसका ऐलान कर रखा था, वो अभी हुकूमत के साथ उनकी बातचीत हुई है और ये 7 नकाती उनका एक मुआहदा हो गया है
जिसमें तय पाया कि अभी फ़िलहाल ये मार्च नहीं होगा। ये मार्च होता तो हुकूमत के लिए बड़े सिक्योरिटी के इश्यूज़ हो जाते, क्योंकि दहशतगर्दी के मामलात भी हैं और ये एक लंबा मार्च करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें तय पा गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत होश के नाखून लेगी और जो वादे उन्होंने किए हैं MWM से, वो वादे पूरे करेगी ताकि मार्च तक नौबत ना जाए और खुश असलूबी से ये मसला हल हो जाए। और दहशतगर्दी जितनी जल्दी होता है उसको कंट्रोल करें, और कंट्रोल करने का रास्ता फिर वही है, अवाम के साथ बैठें, अवामी हमायत हासिल करें, जबरी तौर पे इंसानों को गुमशुदा करना बंद करें, कानून और इंसाफ के मुताबिक चलें और जिसका जो मैंडेट है वो उसको दिया जाए। ये मुल्क आगे बढ़ जाएगा। अगर कब्जागिरी की और रस्सागिरी की पॉलिसी से मुल्क चलाना है तो इस तरह तो एक दुकान नहीं चलती, तो मुल्क क्या चलेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।